हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ग्रामर रूल्स पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने 25 ग्रामर रूल्स पढ़े थे, जो आप मेरे चैनल में जाकर इससे जस्ट पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। और अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आगे के 25 रूल्स पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। आज का पहला रूल है बिफोर और आफ्टर फॉर टाइम रिलेशंस। ठीक है, बिफोर और आफ्टर का यूज आपने पढ़ा होगा। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो जब भी बिफोर मेंशन करना हो तो जिस सिचुएशन से पहले हम मेंशन करेंगे उससे उसका टाइम का रिलेशन होगा। जैसे कि प्लीज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। बिफोर का मतलब पहले होता है, तो किससे पहले? खाने से पहले अपने हाथ धोने हैं। क्लियर है बात? आई विल कॉल यू आफ्टर आई अराइव होम। आफ्टर आई अराइव मतलब जब मैं पहुंच जाऊंगा उसके बाद में आई विल कॉल यू, है ना। तो ये जो घटना है अराइव, इसका सीधा रिलेशन आफ्टर से होगा। क्लियर है बात? तो बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो टाइम और प्रोनाउन होते हैं वो चेंज होते हैं। ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक में पढ़ा होगा, तो फिर से एक बार आपका रिवीजन करवा दूं। शी सैड आई विल हेल्प यू टुमारो। ठीक है, इसमें टुमारो आया है, तो टुमारो क्या होता है? चेंज होता है द नेक्स्ट डे में। यस्टरडे इसमें चेंज होता है द प्रीवियस डे में। ठीक है, ही सेड आई एम बिजी नाउ। ही सेड आई एम बिजी नाउ। ही सेड दैट ही वाज बिजी देन, तो नाउ का क्या हो गया? देन। इसी तरह से ये चेंज होते हैं, मतलब टाइम का जब इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे तो उसको पास्ट बना दिया जाता है और उसको चेंज कर दिया जाता है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो भी होते हैं, जैसे एक ही सेंटेंस में अगर उसी सब्जेक्ट की बात करनी हो तो वापस उसी सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। जैसे कि आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ। एग्जाम्पल देखिए, कोई मैंने अपना काम खुद किया, तो आई को यहाँ पर वापस खुद से कंपेयर करना माई से, तो क्या आएगा? यहाँ पर माई सेल्फ आएगा। क्लियर बात? आई कंप्लीटेड माई वर्क माई सेल्फ। ठीक है, शी टॉट हर सेल्फ फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पर शी की बात हुई है, उसने उसी को सिखाया है, तो आ गया हर सेल्फ। क्लियर है बात? तो जब भी उसी सब्जेक्ट की वापस बात कर रहे हो ऑब्जेक्ट के रूप में, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है नीदर या ईदर का। मतलब नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, और ईदर का मतलब होता है कोई भी एक। क्लियर बात? अब इसमें सीखने वाली बात क्या है कि देखिए, यहां पर लिखा हुआ है नीदर ड्रेस फिट्स मी। नीदर ड्रेस फिट्स मी मतलब जो ड्रेस थी, दो ड्रेसें थी, उन दोनों में से कोई भी मेरे फिट नहीं हुई। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कंपैरिजन किसके बीच में है? दो के बीच में। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आए, नीदर इधर आए उसमें, तो इसका मतलब वहां पर दो का कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, यू मे हैव ईदर डेजर्ट। यू मे हैव ईदर डेजर्ट मतलब इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो। तो इधर का मतलब हमने यहाँ पे पॉजिटिव में लिया है, और नीदर यानी दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, इधर यानी दोनों में से कोई एक, लेकिन कंपैरिजन होगा दो के बीच में, और हम इसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडजेक्टिव अगर किसी सेंटेंस में आते हैं और एक से ज्यादा एडजेक्टिव आते हैं, तो उसका एक ऑर्डर होता है कि उसमें पहले ओपिनियन आता है, फिर साइज आती है, फिर अगर एज का कोई एडजेक्टिव है वो आएगा, उसके बाद में शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, और फिर लास्ट में आता है पर्पस। अब इसमें इतने सारे आ जाएंगे तो भी ये ऑर्डर रहेगा। इनमें से अगर तीन आ जाए, मान लो कोई ओपिनियन आया है, एज आई है और ओरिजिन आया है, तो इसमें से इसका सीरियल नंबर यही रहेगा, सबसे पहले ओपिनियन आएगा, फिर एज आएगा और उसके बाद में ओरिजिन आएगा। क्लियर है बात? ये इंग्लिश का रूल है, इसी ऑर्डर में आते हैं। इसको याद करने के लिए आप ये ट्रिक देख सकते हैं, OSASCOMP। ठीक है, शी बॉट अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड रेड इंडियन वुडन टेबल। हमने सारे एडजेक्टिव एक साथ यहाँ लिखे हैं। तो सबसे पहले क्या है? ओपिनियन, कि भाई वो कैसा दिखता है। ठीक है, ब्यूटीफुल। फिर उसकी साइज, कि साइज में छोटा है। फिर उसकी एज, कि वो पुराना है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका शेप, कि वो राउंड शेप में है। बाद में कलर रेड, ओरिजिन मतलब इंडियन है, और मटेरियल क्या है उसका? वुडन है, और क्या है ये? टेबल है। तो ये सारा एडजेक्टिव जब एक साथ आता है तो इसका मतलब उसमें एक सीरियल वाइज होता है, और इसी क्रम में ये आते हैं। क्लियर है बात? जैसे कि आई वॉर अ नाइस लॉन्ग ब्लू कॉटन
स्कार्फ, ठीक है। नाइस क्या है, एक ओपिनियन है, ठीक है। लॉन्ग इसकी साइज है, फिर इसके बाद में कलर आ गया, फिर मटेरियल आ गया कॉटन का, और क्या है, स्कार्फ। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। दैट और विच में क्या फर्क है? दैट वर्सेस विच। देखिए दैट और विच हम दोनों को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। विच तो स्पेशली आता नॉन लिविंग के लिए है, लेकिन विच में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी होती है। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा जानकारी अगर है, जैसे कि देखिए सिंगल जानकारी में क्या आएगा, दैट आएगा, दैट द बुक दैट आई बॉट इज एक्सपेंसिव। यहाँ पर सिंपली एक बुक की बात की गई है कि जो बुक मैंने खरीदी वो महंगी है। और विच में देखिए माई लैपटॉप विच इज ब्लैक, फिर बाद में कोमा और नीड्स रिपेयर, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है कि उसको रिपेयर की भी जरूरत है। क्लियर है बात? तो विच में क्या होगा, कोमा के साथ कोई एक्स्ट्रा जानकारी भी ऐड होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हु, हुम और हुज। सबसे पहले तो इनका मतलब देखते हैं। हु का मतलब क्या होता है, कौन। हु का मतलब क्या होता है, कौन। हुम यानी किसको, और हुज यानी किसका, ठीक है। तो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है, हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और हुज मतलब किसका, एक पोजेशन शो करता है, ठीक है। चलिए हु इज एट दी डोर, कि भाई दरवाजे पर कौन है। यहाँ पे हु सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। हुज यानी किसका फोन बज रहा है, हुज फोन इज रिंगिंग, मतलब किसका फोन बज रहा है, एक पोजीशन शो कर रहा है। और हुम डिड यू कॉल, मतलब तुमने किसको कॉल किया। तो इनके मतलब में कभी कंफ्यूज नहीं होना। हु का मतलब होता है कौन, हुम यानी किसको, हुज यानी किसका। नेक्स्ट रूल है कि भाई कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में क्या फर्क होता है। कंपैरेटिव का मतलब होता है जब किसी दो चीज की तुलना की जाए, दो चीजों के बीच में जब तुलना होती है तब कंपैरेटिव होता है। और जब आप कुछ लोगों में या कहीं पर भी आप अगर सबसे बेस्ट है, आप अगर सबसे अच्छे हैं, तो सुपरलेटिव यूज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे कि भाई शी इज टॉलर देन हर ब्रदर। यहाँ पे दो लोगों के कंपेयर हुआ है, शी और उसके ब्रदर के बीच में। तो दो लोगों में कंपैरिजन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज हुई है, टॉलर, यानी कंपेरेटिव डिग्री यूज हुई है। उसके बाद में हमेशा देन का यूज होता है, ये देखने वाली बात है। और दिस इज द बेस्ट मूवी, दिस इज द बेस्ट मूवी। अगर कुछ मूवीज की बात करें हम एक साथ, उसमें बेस्ट मूवी कौन सी है, ये वाली। तो बेस्ट आ गया सुपरलेटिव, ठीक है। उससे पहले हमेशा द का यूज होता है, ओके। सीखने वाली बात यही है कि कंपैरेटिव में देन का यूज होगा और सुपरलेटिव में द का यूज होगा। माई कार इज फास्टर देन योर्स, यहाँ पर दो कारों की तुलना हुई है, मेरी कार और तुम्हारी कार। तो फास्टर देन योर्स, मेरी कार तुमसे फास्ट है, तुम्हारी कार से फास्ट है। नेक्स्ट रूल देखते हैं ओनली। अच्छा ओनली का यूज कहाँ होता है, आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ओनली पहले लिखना है या बाद में, लेकिन ओनली कहाँ लिखना है, आपको जिस वर्ड का शो करना है कि भाई हाँ ये ओनली है ना, ये केवल है, तो उस शब्द से जस्ट पहले ओनली हम फिट करेंगे। जैसे कि ओनली ही पास्ड दी एग्जाम। अब ओनली कहाँ आया, ही से पहले, तो इसका मतलब केवल वह, ओनली ही पास्ड दी एग्जाम। अब यहाँ पे ओनली पास, ओनली एग्जाम ऐसा कुछ नहीं है ना, ओनली की बात हो रही है ही से रिलेशन रख के। तो जिस शब्द से पहले ओनली आता है उसी से उसका रिलेशन होता है। जैसे कि शी ओनली स्पीक्स फ्रेंच। अब शी ओनली का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वह, नहीं, केवल फ्रेंच लैंग्वेज। क्लियर बात, वह केवल फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज की बात हुई है, तो फ्रेंच से पहले आया है ओनली, तो इसका मतलब इसका रिलेशन किससे है, फ्रेंच बोलने से, शी से नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और अच्छा ये बहुत ही अच्छा रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में कहाँ फर्क होता है। तो दोनों का अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो दोनों का मतलब लगभग एक जैसा होता है, लेकिन फिर भी उसमें फर्क होता है। जैसे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें टाइम मेंशन नहीं होता है, टाइम का कोई रिलेवेंस नहीं है इसमें। और जब पास्ट सिंपल की यूज करेंगे तो उसमें पास्ट का कुछ ना कुछ टाइम मेंशन होगा। जैसे कि आई हैव विजिटेड लखनऊ मैनी टाइम्स, भाई मैं लखनऊ बहुत बार विजिट कर चुका हूं। तो इसमें बहुत बार विजिट कर चुका हूं, ठीक है, विजिट किया था, जब मैं अगर बोलूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ मुझे टाइम शो करना पड़ेगा कि कब किया था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पास्ट में जरूर कोई घटना हुई थी, उसका रिलेवेंस अभी है, लेकिन टाइम से कोई उसका कनेक्शन नहीं है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में और अच्छा ये बहुत ही अच्छा रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में कहाँ फर्क होता है। तो दोनों का अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें टाइम मेंशन नहीं होता है, टाइम का कुछ ना कुछ टाइम मेंशन होगा। जैसे कि आई हैव विजिटेड लखनऊ मैनी टाइम्स, भाई मैं लखनऊ बहुत बार विजिट कर चुका हूं। तो इसमें बहुत बार विजिट कर चुका हूं, ठीक है, विजिट किया था,
लेकिन आई विजिटेड लखनऊ लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने गया था, तो यहाँ मैं प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लिख सकता, यहाँ मुझे पास्ट सिंपल ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल है हुज और हुज, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए इन दोनों में क्या फर्क है। ये हुज का मतलब अभी पढ़ा हमने, किसका या जिसका। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ रहा तो किसका, और अगर नॉर्मल स्टेटमेंट सेंटेंस है तो हो गया जिसका, लेकिन पोजेशन शो करता है। और इस हुज का मतलब क्या होता है, ये कॉमा लगा एस है, तो इसका मतलब होता है इज या हैज। ओके, वो सेंटेंस में क्या लिखा है उसके मतलब से हम इसका पता लगा सकते हैं। हुज बैग इज दिस, मतलब ये किसका बैग है, ये यहाँ पे रिलेशन शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है। और हु इज कमिंग टू दी पार्टी, यहाँ पर इज आया है, इज है, हैज नहीं। हमें कैसे पता चला, क्योंकि आईएनजी लिखा हुआ, देखो तो आईएनजी से पहले इज आर एम ही आता है। तो हु इज कमिंग टू दी पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर फ्यूचर अरेंजमेंट्स। तो फ्यूचर अरेंजमेंट में या फ्यूचर के किसी सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस कैसे यूज होता है, तो देखिए वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, बात टुमारो की हो रही है ना, है फ्यूचर की। इसको ऐसे बोल सकते हैं वी विल मीट द प्रिंसिपल टुमारो, लेकिन अगर इसको आपने ऐसे बोला है कि वी आर मीटिंग द प्रिंसिपल टुमारो, तो इसका मतलब भी फ्यूचर से रिलेशन होता है ना, कि भाई हम प्रिंसिपल से कल मिलने जा रहे हैं या प्रिंसिपल से कल मिलेंगे, तो इसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। और एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसको आई विल गो टू दिल्ली भी बोल सकते थे आप, लेकिन अगर आपने एम गोइंग बोला है और नेक्स्ट वीक की बात हो रही है तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, ईच अदर वर्सेस वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर में क्या फर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, कि ईच अदर का यूज कहाँ होगा, जब दो लोगों की बात होती है, जब दो लोगों के आपसी रिलेशन की बात होती है तो ईच अदर का यूज करेंगे। और जब तीन या उससे अधिक लोग हैं तो हमेशा हम वन अनदर का यूज करेंगे। ओके, जैसे कि देखिए राहुल एंड नेहा हेल्प ईच अदर, राहुल एंड नेहा हेल्प ईच अदर, यहाँ बात किसकी हो रही है, राहुल और नेहा की, मतलब दो लोग हैं तो हमने क्या यूज किया, ईच अदर यूज किया। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे की, तो राहुल और नेहा एक दूसरे की मदद करते हैं। द क्लासमेट्स शेयर्ड बुक्स विथ वन अनदर, है ना, क्लासमेट्स ने एक दूसरे के साथ में किताबें साझा की या बांटी। तो यहाँ वन अनदर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ क्लासमेट्स की बात हुई है और वन अनदर यूज हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर दो से ज्यादा क्लासमेट्स है। ओके, इतना सा था इसमें सीखने वाला। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, जेरंड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। भाई जेरंड क्या होता है, जेरंड होता है जब आईएनजी आता है ना, कि उसको हम एज ए वर्ब यूज नहीं करते। तो कौन कौन सी वर्ब है, देखिए जैसे एंजॉय, अवॉइड, एडमिट। एग्जांपल देते हैं, जैसे आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, है ना, एंजॉय के बाद क्या आया, रीडिंग आया है, एंजॉय के बाद क्या है, रीडिंग आया है, कि मुझे पढ़ना पसंद है। तो एज ए वर्ब इसको यूज नहीं किया हमने, वर्ब तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, एंजॉय है, रीडिंग क्या है, एक एक्टिविटी है। तो इसके बाद हमने आईएनजी यानी जेरंड का यूज किया। शी अवॉइड्स ईटिंग जंक फूड, हमें अवॉइड आया है ना, अवॉइड मतलब इग्नोर करना, टालना। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, अवॉइड है, और ईटिंग क्या है, एक एक्टिविटी है यहाँ पर। तो शी अवॉइड्स ईटिंग जंक फूड, भाई वो जंक फूड खाना क्या करती है, अवॉइड करती है। ही सजेस्टेड ट्राइंग अगेन, भाई उसने कहा कि फिर उसने सजेस्ट किया कि फिर से ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश करना, क्लियर है बात। तो ये सजेस्टेड के बाद में जेरंड यूज हो, तो इस तरह की और कुछ वर्ब से देखिए, जैसे एंजॉय बताया हमने, अवॉइड, एडमिट, डिनाई यानी मना करना, माइंड, सजेस्ट, फिनिश, कीप, कंसीडर, इमेजिन, मिस, रेसिस्ट, रिकमेंड, पोस्टपोन, डिस्कस। ठीक है, ये वर्ब से इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं, इनके बाद में हमेशा जेरंड यूज होता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, अनलेस वर्सेस अनटिल। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला ये रूल है, इसको अलग से स्टार लगा लीजिए आप। अनलेस और अनटिल दोनों का मतलब लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन अनटिल जहां आता है वहां कंफर्म है कि टाइम की बात होगी, अनटिल हमेशा टाइम के लिए आएगा, और अनलेस किसी व्यक्ति के लिए, किसी कारण के लिए आ सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के बाद हम इसका मतलब समझते हैं, आई वॉन्ट स्टार्ट अनलेस यू आर रेडी, मतलब अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं शुरू नहीं करूंगा। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई जब तक तुम तैयार नहीं होते तब तक मैं नहीं स्टार्ट करूंगा। क्लियर बात। तो अनलेस यहाँ पर यूज हुआ है ना, कि भाई जब तक, है ना,
या फिर अगर नहीं, इस तरह का इसका मतलब है कि अगर नहीं, है ना भाई, तुम अगर नहीं करोगे तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अनलेस का यहाँ यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे टाइम की बात नहीं है, सिचुएशन की रेडी होने की बात है। और अंटिल में क्या होता है, वेट हियर अंटिल आई कम बैक, भाई यहाँ इंतजार करो जब तक मैं वापस आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वापस आने की बात हुई है, तो कुछ ना कुछ वो टाइम लेगा, तो इसलिए अंटिल यूज हुआ है। और अगर स्पेशली टाइम भी आ जाएगा 8 PM 6 PM कुछ भी, तो भी हमेशा अंटिल का यूज करेंगे, यानी जब तक। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट टूल देखते हैं, मोस्ट वर्सेस ऑलमोस्ट। अच्छा, दोनों वर्ड्स लगभग सेम है, दोनों वर्ड्स लगभग सेम है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, कोई मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर, है ना। मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादातर। इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं एकदम कि भाई मोस्ट पीपल एग्री विथ यू, तो अगर 50 लोग थे तो उसमें से मोस्ट लोग मतलब 25 से ज्यादा, आधे से ज्यादा, 40 भी हो सकते हैं, है ना, 42 भी हो सकता है, कितने भी। तो हमने यहाँ पे मोस्ट लोगों की बात की है। और शी इज ऑलमोस्ट रेडी, इसमें क्या फर्क है, ऑलमोस्ट का मतलब कि भाई कोई काम होने ही वाला है। अगर किसी सिचुएशन या किसी काम की बात करें तो लगभग होने ही वाला, मतलब यहां तक हो गया है, थोड़ा सा बाकी है बस, तो लगभग यानी ज्यादा था, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन इसका यूज करेंगे हम कोई काम जब पूरा होने ही वाला है ना, तब तक। और मोस्ट का मतलब ज्यादातर लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशंस। देखिए प्रीपोजिशन आपने यूजुअली पढ़े होंगे, है ना, कि एट, ऑफ, इस तरह के प्रीपोजिशन पढ़े हैं, ऑन। लेकिन इसके अलावा एक शब्द से ज्यादा शब्द भी किसी प्रीपोजिशन में आ सकते हैं, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ, यानी सामने। तो यहाँ पर क्या है, इन फ्रंट ऑफ, 3 वर्ड से ये मिलकर बना है, लेकिन ये अकेला एक क्या है, प्रीपोजिशन है। जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसका सिर्फ आपको मतलब पता होना चाहिए, आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द शॉप, भाई वो दुकान के सामने खड़ा था, तो इन फ्रंट ऑफ का पूरा मतलब क्या हो गया, सामने। वी लेफ्ट अर्ली बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, जब कोई कारण बताना होता है हमें, ठीक है। तो बारिश की वजह से हम जल्दी निकल गए, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, बिकॉज ऑफ वर्सेस ड्यू टू। बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, इन दोनों में क्या फर्क है, तो मैं बता दूं, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों रीजन बताने के काम आते हैं, ठीक है, दोनों रीजन बताने के काम आते हैं। ड्यू टू थोड़ा सा फॉर्मल है, ड्यू टू क्या है, फॉर्मल है। और बिकॉज ऑफ हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, लेकिन मतलब दोनों का सेम होता है। द क्लास वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ इलनेस, है ना, कि भाई बीमारी की वजह से वो क्लास क्या कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, ठीक है। तो एक रीजन बताया है। और द ट्रेन वॉज लेट ड्यू टू फॉग, और कोहरे की वजह से ट्रेन लेट थी, दोनों ने वजह बताई है, लेकिन ये थोड़ा एक ऑफिशियली फॉर्मल वे है, और बिकॉज ऑफ थोड़ा सा इनफॉर्मल, या इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं, सो एज टू, इन ऑर्डर टू। इसका मतलब क्या होता है, ये भी पर्पस दिखाने के लिए यूज होता है, कि किसी काम के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही लेफ्ट अर्ली सो एज टू कैच द ट्रेन, सो एज टू कैच द ट्रेन, या फिर इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए वह सुबह जल्दी निकला, ठीक है। शी प्रैक्टिसेस डेली इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हर स्किल्स, भाई वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए डेली प्रैक्टिस करती है, तो के लिए, इन ऑर्डर टू, दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, कि किसी चीज का रीजन बताता है, किसी काम के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, वन और वंस, इन दोनों में क्या फर्क है। वन और वंस कहाँ यूज होंगे, ये देखिए, जब किसी सेंटेंस में हम वन को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो उसके बाद में उसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, तो उसमें हमेशा वंस यूज होगा, उसमें हमेशा वंस यूज होगा। इस तरह के सेंटेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस, है ना, भाई किसी को अपना काम देखना चाहिए, मतलब उसको खुद के बिजनेस से, खुद के काम से मतलब होना चाहिए। क्लियर बात? तो वन शुड माइंड, यहाँ पर अब वंस की जगह और आपको कंफ्यूज करने के लिए देयर लिख देते हैं, है ना। इसके अलावा कुछ और लिख देते हैं, जैसे वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। ऐसा अगर सेंटेंस है तो वन की जगह यहाँ पर क्या आएगा, वंस ही आएगा, कि भाई किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि देयर तो यहाँ पर कभी नहीं आएगा, है ना, देयर यहाँ पर कभी नहीं आएगा, आपको अक्सर कंफ्यूज करने के लिए लिख देंगे। तो अगर वंस ऑप्शन में नहीं है, तो हिज और हर हम डेफिनेटली कभी कभार लिख सकते हैं, लेकिन जब वंस ऑप्शन में नहीं होगा तब, अदरवाइज सबसे पहले प्रायोरिटी वंस को दी जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, सिंगुलर
वर्ब विथ डिस्टेंस, अमाउंट एंड टाइम। अगर कोई डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, है ना, अगर कोई अमाउंट है और टाइम है, तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे कि 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक। अब यहाँ पे किलोमीटर्स लिखा हुआ है ना, 10 किलोमीटर्स, तो आपको लगेगा इसको प्लूरल यूज कर लें, लेकिन नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस की बात हुई है तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। 5000 रुपीज इज इनफ, यहाँ पे रुपीज आया है ना, तो लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर सिंगुलर यूज करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस जब भी आते हैं तो उसको सिंगुलर में काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन टैग आफ्टर इंडेफिनेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इंडेफिनेटिव प्रोनाउंस के बाद में अपने क्वेश्चन टैग में क्या यूज होता है, जैसे अगर एवरीवन आ जाए, नो वन आ जाए, तो क्वेश्चन टैग के लास्ट में क्या यूज करेंगे, हम दे का यूज करेंगे, मोस्टली दे का, या फिर उससे रिलेटेड प्लूरल कुछ है तो हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि नोबडी कॉल्ड डिड दे, यहाँ पे नोबडी है तो हमने क्या किया, दे किया। और एवरीवन वैसे सिंगुलर में काउंट होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में हमेशा लास्ट में इसका प्लूरल दे यूज करेंगे। तो एवरीवन लाइक्ड इट, डिडंट दे। क्वेश्चन टैग का रूल आपको पता है कि अगर ये अगला सेंटेंस पॉजिटिव में है तो नेक्स्ट नेगेटिव में हो जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं, हैड बेटर या वुड रेदर, इन दोनों का क्या मतलब होता है। हैड बेटर का मतलब होता है कुछ एडवाइस देने में, है ना, या फिर कोई वार्निंग अगर हम देते हैं तो हैड बेटर का यूज करते हैं। और वुड रेदर का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो चीज में से कोई एक चीज को आप प्रेफरेंस दे रहे हो तो वुड रेदर यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या दिया, एक एडवाइस दी है कि भाई तुमको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, और इसको पूरा मतलब करें तो भाई तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम डॉक्टर को दिखा दो, है ना, मतलब इसका ये है। हैड बेटर को इस तरह यूज करते हैं। आई वुड रेदर स्टे होम देन गो आउट, इसका मतलब है कि भाई मैं घर पर रहना ज्यादा पसंद करूंगा, है ना। तो अगर इसको और डिटेल में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा कि भाई मैं बाहर जाने के बजाय घर पे रहना पसंद करूंगा। तो वुड रेदर क्या होगा, एक प्रेफरेंस शो कर रहा है, ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। अगर कोई कंपाउंड नाउन आया है तो उसमें प्लूरल कैसे बनाया जाएगा। जैसे कि देखिए, माई सिस्टर्स इन लॉ आर टीचर्स, तो यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ मतलब बहुत सारी सिस्टर्स इन लॉ है। तो आप अगर कंफ्यूज होगे तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉज कर दोगे, क्या कर दोगे, सिस्टर इन लॉज, लेकिन सिस्टर इन लॉज बिल्कुल गलत होगा, यहाँ पे सिस्टर्स का प्लूरल बनेगा। ठीक है, ऑल द पासर्स बाई वेव्ड एट अस, ठीक है, भाई सभी जो राहगीर थे, पासर बाई थे, जो गुजर रहे थे, उन्होंने हमारे सामने क्या किया, हाथ हिलाया। तो पासर बाईज, है ना, यहां ऐसे नहीं लगाएंगे हम, पासर्स बाई होगा। क्लियर है बात, यही इसमें सीखने वाली बात थी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर ये कॉमन एरर्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, हियर या देयर सेंटेंस के जब स्टार्टिंग में आते हैं तब उसका मतलब क्या होता है ना, हियर कम्स दी बस, एक सेंटेंस का फॉर्मेशन है। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसका मतलब होगा कि भाई लो बस आ गई, हियर कम्स दी बस, है ना। देयर गोज योर चांस, कि भाई लो तुम्हारा मौका गया, देयर गोज योर चांस। तो इस सेंटेंस में देयर या हियर सबसे पहले आते हैं। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के रूल्स। अभी ऐसा नहीं है कि सारे रूल्स खत्म हो गए, और भी बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आपका वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आपने कमेंट में अगर बोला कि भाई आपको और रूल्स चाहिए या इस तरह के और वीडियोस आपको देखने हैं, तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना दूंगा, और आपकी एग्जाम में किसी भी तरह की हेल्प मैं करने को तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।